हेलो दोस्तों, मैं स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर हिस्ट्री का 8वां चैप्टर लेके आया हूँ, जो हमारा चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज्य। ठीक है, चैप्टर 8वां। और इससे पहले के वीडियोस देख लो, फटाफट अपलोड किया हूँ उस पर, विजयनगर साम्राज्य वाला पे 7वां चैप्टर जो है उस पर अमर नायक प्रणाली और महानवमी डिब्बा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, वो जरूर कर लेना। ठीक है, अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, किसान, जमींदार और राज्य। देखो इसमें ना कुछ ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, आप जो पहले से पढ़ते आ रहे हो 10वीं वगैरह से, 9वीं 10वीं वगैरह से, वही थोड़ा थोड़ा उसका सबका मिश्रण है। और इसमें ना कुछ 9वें चैप्टर का भी अंश है। 9वां चैप्टर जो हमारा मुगल पे है ना, मुगलों पे, अकबर बादशाह है ना, बाबर, हुमायूं, इन सब के बारे में, तो वही थोड़े का इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, 8वें चैप्टर में भी है थोड़ा बहुत। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कॉपी पेन सब निकाल लो और फटाफट लिखते चलना साथ से साथ। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। देखो हम पहले देखेंगे रैयत शब्द का अर्थ क्या है। एक नंबर का क्वेश्चन, रैयत किसको बोला जाता था? रैयत किसानों को बोला जाता। मुगल काल में किसानों को रैयत नाम से संबोधित किया जाता था। समझ में आ गया? रैयत हो गया, उसके बाद आसामी हो गया। ठीक है, ये किसानों को बोला जाता था, आसामी भी बोला जाता था, रैयत भी बोला जाता था। कहते हैं मुगल काल में किसानों को किस नाम से संबोधित किया जाता था? रैयत। समझ में आ गया दोस्तों? हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखो, ये देता है 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन देता है ये। देखो कहता है 17वीं सदी के स्रोत। 17वीं सदी मतलब 1601। समझ में आ गया? 17वीं सदी, 17वीं सदी, शताब्दी, सदी या शताब्दी एक ही बात है। शताब्दी मतलब 100 साल, बता रखा आपको। तो 1601 मतलब 17वीं शताब्दी। देखो 17वीं सदी के स्रोत किन दो, स्रोत मतलब कौन से, वो सबूत है एक तरह से, जो 2 किसानों की चर्चा मिलती है। 17वीं सदी के स्रोत में किन 2 किसानों की चर्चा मिलती है। देखो किसानों को ना यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। एक बोला खुद कास्ट, दूसरा बोला पाही कास्ट। खुद कास्ट समझना, हेडिंग अगर समझ गए ना, ध्यान से सुनोगे तो हेडिंग का मतलब वर्ड यहाँ पे खुद ही आंसर दे रहा है। खुद कास्ट मतलब ऐसे किसान जो अपने गांव में ही अपनी ज़मीन पर खेती करते हैं। खुद कास्ट मतलब खुद ही अपने ज़मीन पर। समझ में आ गया? कितना आसान है ना? ऐसे किसान थे जो अपने गांव के अपने ही ज़मीन पर खेती किया करते थे, खुद कास्ट किसान कहलाते थे। क्लियर है? मज़ा आ रहा है ना? वर्ड में ही आंसर छुपा हुआ है दोस्तों, बस समझने की दिक्कत। देखो दूसरा है पाई कास्ट। पाई कास्ट ये ऐसे किसान थे जो भाई दूसरे के गांव में ठेके पर दूसरे की खेती पर काम किया करते थे। समझ में आ गया? खुद कास्ट अपनी ज़मीन पर, पाई कास्ट दूसरे की ज़मीन पर। क्लियर है? ठेके पर काम करते थे। ठेके पर वो दारू वाला ठेका नहीं है ना, ठेके का मतलब है यहाँ पे ये जो ठेके पे जो काम देते हैं। समझ में आ गया? ये अपनी ज़मीन पर करते थे, ये दूसरे की ज़मीन पर करते थे। क्लियर है दोस्तों? हो जाएगा? मज़ा आ रहा है ना? इजी है। आगे बढ़े। देखो 1 नंबर का ये क्वेश्चन देता है, जिन्स कामिल क्या था, या जिन्स कामिल में कौन सी फसलें सर्वोत्तम फसलें मानी जाती थी मुगल काल में? मुगल काल हमारा कौन सा है? 16वीं-17वीं शताब्दी। ठीक है, तो जिन्स कामिल ये फसल के नाम है, कोई जिन्स वो कपड़ा मत समझ लेना। जिन्स कामिल सर्वोत्तम फसलों को, 2 फसलें थी सर्वोत्तम फसलें जो मुगल काल के दौरान मानी जाती थी। मुगलों के टाइम पे जिन्स कामिल, उनको सर्वोत्तम फसलों भी कहा जाता था। और इसमें तुम्हारा आ जाता है गन्ना और कपास। इन फसलों को सर्वोत्तम फसलें है ना, यानी जिन्स कामिल के नाम से संबोधित किया जाता था, मतलब नाम दिया गया था एक तरह से। समझ में आ गया दोस्तों? आगे बढ़े। हाँ भाई, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 4 नंबर का देता ही देता है। समझना है ना, इग्नोर मत करना, स्किप मत करना, साथ साथ लिखते चलना। देखो कहता है मौसम के कौन से 2 प्रमुख चक्र थे, और 16वीं-17वीं शताब्दी में कृषि कैसे की जाती थी, उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। उदाहरण दोगे तभी जाके नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिल पाएगा। इस बात का ख्याल रखना। मौसम के 2 प्रमुख चक्र, ज्योग्राफी वाले जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी है, मौसम के एक तरह से 3 चक्र होते हैं है ना, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, रबी खरीफ तो पता ही है, जायद में क्या होता है भाई? जायद ये ऐसे, जायद में
फल फ्रूट सब्जियां वगैरह उगाई जाती है। समझ में आ गया? कुछ उतना भी खतरनाक नहीं है। देखो लेकिन यहाँ पे हम दो का जिक्र कर रहे हैं इस बुक में जो दिया हुआ है। देखो मौसम के दो प्रमुख फसल कौन से हैं? तो दो प्रमुख फसल है, एक रबी दूसरा खरीफ। अब हम इसमें जानेंगे कि रबी में कौन कौन सी फसलें आती है और खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती है और कौन से महीने में बोई जाती है और कौन से महीने में काटी जाती है, सारा बताऊंगा दोस्तों। बस अब ध्यान से सुनिएगा और लिखते चलिएगा, ठीक है? वीडियो स्किप मत कीजिएगा। समझ में आ गया ना? देखो रबी फसल में कौन कौन सी फसल आ जाती है भाई? गेहूँ, चना, सरसों, मटर, ठीक है? ये हमने बता दिया। अब देखो ये ना सितंबर अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? अब देखो ये सितंबर अक्टूबर नवंबर में बोई जा रही है और फरवरी मार्च अप्रैल तक ये काट ली जाती है। अब जब फिर खेत खाली होता है मार्च अप्रैल के बाद, तो उसके बाद खरीफ फसल बोई जाती है। खरीफ में कौन सा फसल आता है भाई? चावल, बाजरा, मक्का, जूट, ये प्रमुख फसल है खरीफ की। और ये कब बोई जाती है? इसके बाद, है ना? रबी फसल कब काटी जाती है? काटने के बाद, ये वाला। तो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, ठीक है? मतलब जब ये रबी फसल कब बोई जा रही है? सितंबर अक्टूबर में, है ना? मतलब इसके कटने के बाद, एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है? ये कब बोई जा रही है? जब ये काट रहे हैं। और ये कब बोई जा रही है? जब इसको काट रहे हैं। समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, और क्या विशेषता है भाई? इसमें पूछा गया, दो चक्र तो हमने बता दिए मौसम के। अब कह रहा है 16वीं 17वीं शताब्दी में कृषि कैसे की जाती थी, उदाहरण भी बताना है कि कौन कौन सी कृषि होती थी, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी। तो ये दो में बता दिया। अच्छा, अब एक दलहन और तिलहन है, इनकी भी फसलें होती थी। अब भाई दलहन और तिलहन क्या होता है? ज्योग्राफी वाले बच्चे जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी है बारे में उनको तो पता है। अब देखो तुम्हें ही बता देता हूँ। दलहन मतलब बहुत सारी दालों की बहुत सारी किस्में होती है। अरहर देख लो, मसूर देख लो, लार देख लो, है ना? होती है ना? तो ये दलहन दालों की जो फसलें होती है, अलग अलग दालों की। और तिलहन, तिल आपने देखा होगा मकर संक्रांति के दिन जो खाते हैं, है ना? दलहन और तिलहन इनकी भी खेती होती है। समझ में आ गया? अब आगे इस और क्या विशेषता है? साथ ही मुगल काल के प्रमुख फसल, अब तुम्हारा जिन्स कामिल भी आ जाएगा इसी में कि भाई जिन्स कामिल सर्वोत्तम फसलें जो मानी जाती थी, कपास और गन्ना, ये भी साथ ही साथ उगाई जाती थी। क्लियर है? मज़ा आ रहा है ना? आगे बढ़े। देखो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में नई नई फसलें भारत की ओर आई, जैसे मक्का, आलू, टमाटर, मिर्च, ये सब फसलें दुनिया के कोने कोने से कहाँ पे आई दोस्तों? भारत की ओर, है ना? अंग्रेजों ने उगाना शुरू किया। समझ में आ गया? मुगलों ने उगाना शुरू किया। अच्छा आगे देखते हैं। आईने अनुसार, आईने क्या है भाई? आईने अकबरी एक किताब है जिसको अबुल फजल ने लिखी है। समझ में आ गया? आईने अकबरी क्या है? किताब है। ये क्वेश्चन भी पूछता है 1 नंबर का, 2 नंबर का। आईने अकबरी किसके द्वारा रचित है? आईने अकबरी किसके द्वारा रचित है? अबुल फजल, अबुल फजल। समझ में आ गया? ये हो गया। अब देखो आईने के अनुसार, मतलब देखो आईने अकबरी में ना अबुल फजल ने सारी बातें, कृषि से जुड़ी हुई सारी चीज़ें लिखा हुआ है। तो वही कह रहा है कि भाई आइन के अनुसार आगरा में 39 किस्म की फसलें, दिल्ली में 43 किस्म की फसलें उगाई जाती थी और बंगाल में 50 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। समझ में आ गया दोस्तों? 50 बंगाल में। तो इन सब का सबूत, साक्ष्य किस में मिलता है? आईने में। आइन क्या है? आईने अकबरी एक किताब है। समझ में आ गया? मुगल काल की, जो उसकी जानकारी देती है। आगे बढ़े दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना? लाइक सब्सक्राइब जरूर ठोको। फिर आगे बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, देखो अगला क्वेश्चन क्या है? पंचायत और गांव का मुखिया। बहुत ही ईजी है। 11वीं चैप्टर में, 11 पॉलिटिकल में 11वें में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। पंचायत और गांव का मुखिया, इसके कार्यभार भी आपको सबको पता ही होंगे। पंचायत और मुखिया, इन दोनों में फ़र्क क्या है देखो, बता देता हूँ। पंचायत एक्चुअली में करता क्या है? न्यायिक कार्य करता है, लोगों को न्याय देने का काम, झगड़ों को सुलझाने का काम, है ना? ये करता है पंचायत।
और मुखिया क्या करता है, जो गांव का हेड होता है, मुखिया गांव के विकास के लिए बहुत सारे कार्य करता है, जैसे सड़क बनाना, पुलिया बनाना, बिजली की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना। ये सारे गांव के विकास कार्य मुखिया करता है। और पंचायत क्या करता है, न्यायिक कार्य, मतलब झगड़ों का निपटारा करना। समझ में आ गया, दंड देना। ठीक, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन हमारा, पंचायत और गांव का मुखिया किस तरह ग्रामीण समाज का नियमन करते थे। नियमन मतलब ग्रामीण समाज को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। कौन, पंचायत और मुखिया जी। समझ में आ गया। कॉपी पेन साथ साथ निकाल के रखना, लिखते रहना, ठीक है, अपनी भाषा में। पंचायत और गांव का मुखिया किस तरह से ग्रामीण समाज को चलाते थे, क्या क्या कार्य करते थे, भूमिका क्या थी। देखो समझना, करता हूँ स्टार्ट। देखो पहले तो हम देखेंगे कि इनका जो होता था एक तरह से चुनाव, है ना, बुजुर्गों का जमावड़ा की वजह से होता था। बुजुर्गों का जमावड़ा का मतलब है गांव में जिसके जिसके अपनी अपनी संपत्ति थी, है ना, उन्हीं लोगों की सहमति ली जाती थी। और जो जिनकी संपत्ति अपनी अपनी नहीं थी, है ना, अपने अपने घर मकान वगैरह नहीं थे, वो एक तरह से नीचे कैटेगरी में रखे जाते थे। और इनके चुनाव में ये भाग नहीं लेते थे। भाग कौन लेते थे इनके चुनाव में, एक तरह से सहमति कौन देते थे, गांव के बूढ़े बुजुर्ग। आप लोग देखते हैं ना, गांव में फैसला कौन करता है, गांव के बूढ़े बुजुर्ग। हमारे तुम्हारे जान पहचान के लोग होते हैं, गांव के बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं, है ना। तो वही कह रहे हैं कि जिनके पास अपनी अपनी संपत्ति होती थी, ठीक है, जो उच्च माने जाते थे, यहाँ पे वही शामिल होते थे और इनकी सहमति से ही इनका चुनाव होता था। क्लियर है। अब देखो पंचायत का मुखिया जो होता था वो क्या कहलाता था, दूसरी भाषा में मुकद्दम बोल दो या मंडल बोल दो, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े। अब देखो मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था। और जब सबने सहमति दे दी कि हाँ भाई हमारा यही व्यक्ति मुखिया बनेगा, ठीक है, और उसके बाद सहमति देने के बाद उसे मंजूरी, मतलब मोहर लगाने के लिए, मंजूरी लेने के लिए जमींदारों के पास जाना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि जमींदारी तय करता था। मोहर तो वही लगाएगा, एक तरह से वहाँ का राष्ट्रपति था वही, है ना। जैसे कानून बनने के बाद विधेयक कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है ना, जब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। तो वैसे ही यहाँ पे है, जब तक जमींदार मंजूरी नहीं देगा तब तक मुखिया नहीं बन पाएगा कोई भी। समझ में आ गया। ठीक, ये हो गया। अब आगे देखो, गांव में ना सभी लोग अपनी आमदनी में से, अपने कुछ खर्चे में से कुछ अंश दान करते थे गांव में, ठीक है। आमदनी खर्चे का हिसाब किताब देखो, एक कोष का गठन करते थे, मतलब एक सभी लोग अपना अपना छोटा छोटा दान देते थे ताकि इनका खर्चा ऐसे चल सके। और जब भी ज़रूरत पड़े सभी लोगों को, तब यहाँ से इनका खर्चा निकाला जाए, ठीक है। गांव के आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब मुखिया जी रखते थे, मुखिया जी अपनी निगरानी में रखते थे। और इसके खर्चे की निगरानी में, है ना, मुखिया जी जो हिसाब किताब करते थे, इसके लिए एक पटवारी होता था जो इनकी मदद करता था। समझ में आ गया। पटवारी हिसाब किताब करने में इनकी मदद करता था। अब साथ ही गांव के आम खजाने का मतलब है गांव के सभी लोग कुछ ना कुछ रुपए देते थे, ठीक है, ताकि जब भी जरूरत पड़े मोटे रकम की तो यहाँ से काम आए। गांव के आम खजाने का इस्तेमाल प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, गांव में अगर प्राकृतिक आपदाएं आती है, उससे कोई लोग पीड़ित होते हैं, है ना, नुकसान होता है, तो उनको मुआवजा दिया जाता था। जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, इन सब से निपटने के लिए कहाँ से खर्चे लाते थे, गांव के आम खजाने से। गांव का आम खजाना कहाँ से आता था भाई, हर व्यक्ति, गांव के सभी लोग कुछ ना कुछ रुपए जमा करके इसमें रखते थे। समझ में आ गया। आगे बढ़े। देखो पंचायत का यह भी काम था कि भाई गांव में रहने वाले लोग अपनी जाति के हदों के अंदर रहे, ये इस पर निगरानी रखते थे कि जो भी है गांव में रहने वाले अलग अलग जाति समुदाय के लोग अपने अपनी हदों के अंदर रहे, हद मतलब अपनी अपनी सीमा के अंदर रहे, दूसरी सीमा के उधर ना आ जाए, जिससे लड़ाई ना हो, ठीक है, इस पर नज़र रखते थे। हाँ भाई, एक और बड़ी बात देखो क्या है, कहता है शादियाँ मंडल की मौजूदगी में हो ही नहीं सकती थी। आमतौर पर देखो पूरी ना, खासकर पूर्वी क्षेत्रों के साइड था ऐसा,
पूर्वी क्षेत्रों का सेट क्या था, अगर मुकद्दम या मंडल या नहीं रहा, मुखिया जी नहीं रहे शादी ब्याह में, तो उनकी मौजूदगी के बिना शादी नहीं हो सकती थी। समझ में आ गया। आगे देखो, पंचायतों को जुर्माना लगाने का भी अधिकार था। जैसे गांव में देखते हो, अगर दो पक्षों के बीच लड़ाई होती है तो दोनों के बीच जुर्माना लगाया जाता है ना, और जो आरोपी पाया जाता है उसे गांव से क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। निष्कासित का मतलब है बाहर कर देना, ठीक है। गांव से बाहर करने का भी अधिकार होता है इनके पास। समझ में आ गया। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का भी देता है। समझ में आ गया, और भी बड़ा चढ़ा के लिख देना। अब देखो, मुगल काल में कृषि समाज में, ये क्वेश्चन आता ही आता है, कई बार आ चुका है, देखना ध्यान देना। मुगल काल में कृषि समाज में, मुगल काल का मतलब है जब मुगल राज कर रहे थे 16वीं-17वीं शताब्दी में। 9वां चैप्टर है तुम्हारा, वो शायद आ नहीं रहा है। मुगल काल में कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका बताइए। मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है कि महिलाएं किस तरह अब कृषि समाज में अपना योगदान दे रही है, ठीक है, किस तरह से आगे बढ़ चढ़कर कार्य कर रही है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादातर कृषि से रिलेटिव बताना है यहाँ पे। तो देखो हमारा पहला पॉइंट क्या है कि भाई महिलाएं जो है ना, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम कर रही है ना। उनके पति भी काम करने जाते, खेत जोतने जाते हैं, तो महिलाएं उनके लिए क्या लाती है, खाना लाती है ना। दोपहर में चमचमाती धूप में लाती है ना, कभी देखा हो तो इस तरह से सहयोग दे रही है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रही है। समझ में आ गया। अब आगे देखो, खेतों में अलग अलग कार्य कर रही है महिलाएं, जैसे बुआई, फसल की बुआई, फसल को बोना, कटाई, फसल की कटाई भी करते हैं, और दाना निकालने का भी काम करते हैं। समझ में आ गया। तो अपने पतियों का भी साथ देती है ये महिलाएं। तो एक तरह से ये महिलाएं क्या कर रही है, पुरुषों से कम नहीं है भाई, इनको कम मत समझो, पुरुषों को भी टक्कर दे रही है। अब तो हर क्षेत्र में दे रही है। बात तो यहाँ कृषि समाज की हो रही है, लेकिन अब तो हर क्षेत्र में, किसी भी इंडस्ट्री में देख लो, हर जगह मिलेंगी ये सारे, है ना। महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर कार्य कर रही है हर क्षेत्र में। अब देखो नेक्स्ट है सूत काटना, अलग कार्य है। सूत काटना, बर्तन काटना, कपड़े बनाना, भाई इनमें कपड़े कढ़ाई वगैरह महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर बहुत ज़्यादा कला कार्य कर रही है, ठीक है। देखो जैसे बोलते हैं ना कि भाई एक हाथ से रोटी नहीं बनती है, दोनों हाथ लगाना पड़ता है बेलने के लिए। तो वैसे ही जीवन की गाड़ी है ना, जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए महिला पुरुष दोनों का होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया। देश को चलाने के लिए महिला पुरुष दोनों का होना जरूरी है, किसी एक से नहीं चल पाता है समाज। समझ में आ गया। और जहाँ भी पति डाउन पड़ जाता है, कहने का मतलब है जहाँ जब भी ये पति इनके थक जाते थे, ठीक है, पुरुष थक जाते थे खेतों में काम करके, तो महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे कार्य करती थी। समझ में आ गया। मतलब दोनों मिलजुल कर काम करते थे साथ साथ। अब कृषि के साथ साथ ये महिलाएं घरेलू कार्य भी करती थी। वाह भाई गजब। पुरुष तो एक ही काम करता था, लेकिन महिलाएं यहाँ दो काम संभाल रही थी, कृषि भी कर रही थी और साथ साथ क्या कर रही थी, घरेलू कार्य भी। घरेलू कार्य निपटा के खेत पर काम करने जाती थी। भाई देखो डबल मेहनत करनी पड़ती थी, तो मिला रही है ना कंधे से कंधा, टक्कर दे रही है ना पुरुषों को। समझ में आ गया। घरेलू कार्य में क्या कि भाई खाना वगैरह पकाना, बच्चों को संभालना, ये सब कार्य करती थी, ठीक है। आगे बढ़े। महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। देखो पहले ज़माने में क्या था, महिलाओं को सिर्फ एक तरह से संसाधन देखा, महत्वपूर्ण संसाधन देखा जाता था कि भाई महिलाएं हैं ना घरेलू कार्य की बनी हुई है। लेकिन अब देखो अब कितना ज़्यादा बदलाव आ गया है। अब महिलाएं भाई बाहर जाती है काम करने के लिए। समझ में आ गया। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आ ही जाता है। समझ में आ गया दोस्तों। 4 नंबर का क्वेश्चन 4 से 8 नंबर के बीच में भी आ जाता है कि महिलाएं कृषि समाज में कैसे कार्यरत है। क्लियर है। आगे बढ़े, करो फिर इसको। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसका अगला जो क्वेश्चन है वो है, देखो ध्यान देना, बस मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है। देखो ध्यान देना, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, 4 से 8 नंबर का,
ठीक है, ध्यान देना। मुगलकालीन भारत में जमींदारों की भूमिका पूछता है, ये तुम्हारा अभ्यास के क्वेश्चन भी है, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। मुगलकालीन भारत, मुगल काल, मुगल मान मैंने बताया 16वीं 17वीं शताब्दी, जब मुगलों का राज था भारत में, अकबर, अकबर, हुमायूं, बादशाह, इनके बारे में सुना होगा ये। तो कहता जमींदारों की भूमिका बताइए, मतलब कहने का मतलब है जमींदार के कार्य बताइए, जमींदारों की हैसियत कैसे ऊंची बढ़ती गई, ताकत कैसे उभरी, ठीक है, वो बताना है। देखो आंसर बहुत इजी ट्रेन में लाया, कॉपी पेन के साथ नोट करना। अपने ज़मीन का मालिक होना, जमींदार कौन होते थे? अपनी ज़मीन के मालिक होते थे, और ये अपनी खेती पर काम खुद नहीं करते थे, बल्कि किसानों से भूमिहीन, जिसके पास खेत नहीं होते थे, जिन किसानों के पास खेत नहीं होते थे, उनको अपनी भूमि देकर खेती करवाते थे और बदले में उपज का हिस्सा भी लेते थे और कर भी लेते थे। समझ में आ गया? इस तरीके से वो अपने जीवन का गुजारा करते थे जमींदार, और इनकी ताकत बढ़ती गई। समझ में आ गया? दूसरा क्या है, राज्य को खास किस्म की सेवाएं देती थी, कभी कभार पैसा भी दे दिया जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था, इनका हैसियत किसानों पर पकड़ बनी होती थी और राज्य हस्तक्षेप नहीं करता था। समझ में आ गया? दबदबा। अब जमींदारों के पास विस्तृत बड़ी ज़मीन का होना, भाई जमींदार है, लैंडलॉर्ड है ना, बहुत बड़ी बड़ी रियासतें ज़मीन थी, बैठे बैठे काम करवाता था, ठीक है, दिहाड़ी मजदूर रखता था। समझ में आ गया? मतलब इनडायरेक्टली तरीके से पैसे कमाता था ये जमींदार अपने पास। हाँ अब देखो, जमींदार की एक और ताकत का होने का मतलब है, जमींदार की ताकत इसलिए भी थी, दृढ़ मजबूत थी, क्योंकि उनकी जाति उच्च होती थी किसानों की तुलना में, जिस वजह से जमींदार क्या होते थे, उन पर राज करते थे, उनकी हैसियत बढ़ जाती थी। और पहले ज़माने में जाति ऊंची होने पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता था निचली जातियों पर, होता था ना, बिल्कुल होता था। समझ में आ गया? और ये जमींदारों ने क्या किया फिर अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए, भाई इसने अपने पास सैनिक टुकड़ी रख ली, सैनिक टुकड़ी मतलब कुछ सेना रख लिया, और किले, मतलब किले में रहने लग गए, जहाँ रहते थे वहाँ चार दीवारी से घेरा लगा दिया सुरक्षा के लिए, घुड़सवार सैनिक रखते थे, तोप खाना रखते थे, तोप होती है ना, तोप उड़ा देती है, पैदल सैनिक रखने लग गए, ताकि जब भी युद्ध हो तो तुरंत। समझ में आ गया ना? इनके वजह से इसकी ताकत दुगनी हो गई। क्लियर है? और साथ ही इनकी विस्तृत जमीन होने के कारण भी इनकी सत्ता और ताकतें दुगनी हो गई। कितना आसान है ना? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी के दौरान, 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य में वनवासियों के, वनवासी मतलब जंगलवासी, आदिवासी जो होते हैं, जो जंगल में निर्भर होते हैं, वो वनवासियों के जीवन जीने की ढंग की व्याख्या कीजिए, मतलब कैसे गुजारा करते थे वो वनवासी। अच्छा, अथवा में घुमा के क्वेश्चन देता है यही वाला, ये तुम्हारा बुक का क्वेश्चन है। 16वीं 17वीं सदी में जंगलवासियों की ज़िंदगी किस तरह बदल गई, है ना, मतलब आदिवासी के जीवन में क्या बदलाव आया, देखना, ध्यान देना। पहले हम बताएंगे उनकी विशेषता, ठीक है, जंगलवासी किसे कहते हैं, वनवासी किसे कहते हैं, किस पर निर्भर होते हैं। ध्यान देना, ये वनवासी वनों में रहने वाले लोग होते हैं तथा इनकी संख्या कितनी थी, लगभग 40%। ठीक है, समझ में आ गया? पहला पॉइंट है। दूसरा क्या भाई, इनके लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल होता था, लोग इन्हें जंगली कहते थे, मतलब एक तरह से असभ्य होते थे, और इनका गुजारा जंगल के उत्पादों से होता था। जंगल के उत्पाद मतलब फल फ्रूट जो जंगल में पाए जाते हैं, उनसे खा पी कर ये गुजारा कर लेते थे। ठीक है, आगे ये साथ ही झूम खेती भी करते थे, स्थानांतरित कृषि। झूम खेती स्थानांतरित एक ही है, स्थानांतरित मतलब आज यहाँ खेती किया, 2-3 साल बाद जब लगातार यहाँ ही कर लिया, उसके बाद अगले क्षेत्र को जलाकर कृषि भूमि तैयार की। आपने जियोग्राफी, अगर जियोग्राफी के स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा, कृषि जंगल को जला देते थे, जले हुई राख उर्वरता का काम करती थी, जिससे क्या होता था, वहाँ फसल 2-3 बार लगातार उगाता था, और जब उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती थी तो अगले क्षेत्र को तैयार करता था, इसी तरह से अगले इसी तरह से। ठीक है, ऐसे झूम खेती मतलब स्थानांतरित, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे खेती बार बार करते रहते थे। समझ में आ गया? आगे देखो, ये वनवासी गर्मियों में मछली पकड़ के खाते थे, ठीक है, और मानसून के महीने में, मानसून कब आता है, जून जुलाई के महीना, मानसून महीना जून जुलाई में, ठीक है, क्या करते थे, खेती करते थे, और जाड़ों में, जाड़ों मतलब ठंड में ये शिकार करते थे। इस तरह से ये वनवासी जंगलवासी अपना जीवन का गुजारा करते थे, जीवन का निर्वाह करते थे। समझ में आ गया दोस्तों? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है,
आगे बढ़े, आगे आगे फटाफट देखो, फटाफट फटाफट। राज्यों के लिए, अब देखो देखना भाई, राज्यों के लिए मतलब जो सरकारें होती थी ना, वो जंगल को एक तरह से उजाड़ मानती थी। क्या मानती थी? उजाड़, मतलब उलट फेर वाला इलाका। अब ये क्या होता है भाई, ध्यान से सुनो, फिर फटाफट ध्यान से सुनना। उलट फेर वाला इलाका, इसका मतलब है बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा था। हाँ, उलट फेर वाला इलाका मतलब बदमाशों को शरण देने वाला इलाका था जंगल, है ना। इस वजह से क्या हुआ, राज्यों के शासकों ने, बादशाहों ने जंगल का दौरा करते थे, शिकार करते थे। शिकार के नाम पर जंगल में इनको ढूंढ ढूंढ कर ठोक देते थे। समझ में आ गया? अब देखो बदलाव क्या आया। समय बीतने के साथ हुआ क्या, जंगलों में भारी ताकतों का आना शुरू हो गया। भारी ताकतें मतलब बाहरी लोगों का प्रभाव, बाहरी लोगों का आना शुरू हो गया। तो इससे हुआ क्या, राज्य की सेना के लिए हाथियों को ले जाना। अब पहले हाथी बहुत ज़्यादा लड़ाई में काम आते थे, हाथी घोड़े, तो हाथी भैया जंगल के आसपास के इलाकों से पकड़ लेते थे और इनकी भारी डिमांड बढ़ती गई, मांग बढ़ती गई, ठीक है। और जंगल के उत्पादों की मांग बढ़ती गई, शहद, मधु, मोम, इनकी भी मांग बढ़ती गई और उन पर व्यापार होना शुरू हो गया और लोग लालची होते गए। बस फिर क्या, उत्पादों को इकट्ठा करना शुरू, जंगल से हाथी जानवर वगैरह पकड़ना शुरू और बेचना शुरू। इस तरह से बदलाव आना शुरू हो गया उनके जीवन में। अब ये भाई जंगल छोड़ के जाए कहाँ, तो भाई इनका भी, अब इन जंगल वासियों का अपना भी एक समुदाय बनने लगा, ठीक है। एक जगह इकट्ठे होने लगे, रहते तो एक ही जगह इकट्ठे थे, लेकिन इनके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। दूसरी नई नई चीज़ें करने लगे, जैसे ये भी अब एक समुदाय में रहने लगे और समुदाय में रहने के बाद ये भी समुदाय से ये आगे जमींदार में बनने लगे, ठीक है। समझ में आ गया? जमींदार में अब शामिल होने लगे और इनके जैसे ही लोग जमींदार बनने लगे और जमींदार बन के अपने पास सैनिक टुकड़ी रखने लगे। सैनिक टुकड़ी, टुकड़ी का मतलब है सेना, क्या, कुछ भाग, ठीक है। वो अपने पास रखने लगे। 600-700 पैदल सैनिक, घोड़े वाले सैनिक, ये अपने पास रखने लगे। समझ में आ गया? व्यापार शुरू हो गया दूसरे देशों से, भारत से, अफगानिस्तान से, ठीक है। तो ये बदलाव आया इनके लाइफ स्टाइल में। पहले एक तरह से पूरा जंगल पर निर्भर थे, अब व्यापार पे होने लग गए, व्यापार करने लग गए। समझ में आ गया? ये बदलाव आया। क्लियर है दोस्तों? बाकी जो चीज़ समझ में ना आए वो कमेंट में ज़रूर पूछा करो। क्लियर है? और फटाफट अगर मेरे वीडियो के जल्दी वीडियो के नोटिफिकेशन चाहते हो, हर वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट आप तक सबसे पहले पहुँचे, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और शेयर भी करना, फटाफट बेल आइकन ऑन कर लो, ठीक है भाई। मिलते हैं अगले चैप्टर में, फिर कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट में, ठीक है भाई। हम देखते हैं इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है लास्ट, ये क्वेश्चन एक रह गया था इसलिए इसको भी करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन आ जाता है कई बार आईने अकबरी पे और बच्चों को समझ भी नहीं आता आईने अकबरी है क्या, ठीक है। देखो आईने अकबरी ना एक किताब है जो अकबर के शासनकाल में रचित गई थी। अकबर कौन था? अकबर एक मुगल था, ठीक है। मुगलों की बात हो रही है ना थोड़ी बहुत इस चैप्टर में, और मुगलों का सारा जिक्र ना 9वें चैप्टर में मिलता है जो तुम्हारा आने रहा है। अब देखो आईने अकबरी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है आईने अकबरी अकबर ने लिखवाया था, ठीक है। अकबर के शासनकाल में जब अकबर राज कर रहा था। क्वेश्चन है अबुल फजल का आईने अकबरी एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा था, उदाहरण दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि जो अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा था ना, वो एक बहुत बड़े इतिहास का और प्रशासनिक का ब्यौरा देती है, साक्ष्य देती है। इसी का घुमा के हाथों में क्वेश्चन आता है कि आईने अकबरी के रचयिता कौन थे, मतलब लेखक कौन थे, और इसमें किसका समावेश, मतलब किसका वर्णन मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन घुमा के आप देखो इसका आंसर पहले क्या लिखोगे कि भाई एक नंबर का अलग करके क्वेश्चन पूछता है आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल, ठीक है। और आईने अकबरी के लेखक रचयिता अबुल फजल थे, ठीक है, जो अकबर के शासनकाल में लिखी गई थी। अकबर ने बोला था इसको लिखने के लिए। अब देखो ये पूरा 1598 ईस्वी में 5 बार संशोधन का मतलब होता है बदलाव। इसमें 5 बार बदलाव हुआ तब जाके कहीं ये पूरा हुआ। समझ में आया? देखो अब देखो इसके अंदर लिखा क्या था।
इस आईने अकबरी में, मतलब इस किताब में शाही नियम जो राजाओं के द्वारा जो बनाई जाती थी, फॉलो की जाती थी, शाही नियम, कानून व्यवस्था, साम्राज्य की जानकारी, दरबार, मतलब दरबार समझते हो ना, राजा का दरबार जो होता था कैसे चलता था, किस तरह के नियम थे, सेना, संगठन, राजस्व का मतलब है राज्य किस प्रकार से राजस्व इकट्ठा करता था, मतलब कर वसूलता था, उसके स्रोत, और लोगों के धार्मिक रीति रिवाज, और साथ ही सूबा क्या होता है भाई, सूबा का मतलब होता है राज्य, ठीक है, पहले सूबा बोलते थे, राज्य की विस्तृत जानकारी इसके अंतर्गत मिलती है। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, तो मैं इसमें ये कह रहा था कि ये जो था, ये जो आईने अकबरी में किसका जिक्र मिलता है, ये सब हो गया, समझ में आ गया, इन सब का जिक्र मिलता है, इन्हीं सब के बारे में इसने अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है। अब आईने अकबरी को 5 भागों में एक तरह से बांटा गया है। ठीक है, समझना। पहला, शाही घर परिवार, मतलब शाही घर परिवार का मतलब है मुगलों के जो परिवार होते थे उनको शाही परिवार बोला जाता था। ठीक है, ओनली राजा और राजा के फैमिली जो होती थी शाही परिवार में उन्हीं को गिना जाता था। उनके परिवार, उनका रख रखाव कैसे होता था, इनके जीवनचर्या के बारे में उसने लिखा है। आगे, सिपाही, सैनिक व नागरिक, दूसरा में क्या लिखा है, सिपाहियों के बारे में, सैनिकों के बारे में, किस तरह के सिपाही होते थे, कैसे होते थे, किस तरह के नियम थे इनके यहाँ। ठीक है, नागरिकों के बारे में इसने लिखा है। थर्ड में लिखा उसने साम्राज्यों के प्रांतों, राजस्व के आंकड़े की जानकारी, मतलब साम्राज्य में जो राज्य हैं, प्रांतों है, छोटे छोटे इलाके हैं, वहाँ पे राजस्व के आंकड़े, मतलब सबूत क्या है कर इकट्ठी करने के, वो। और चौथे पाँचवें में क्या है, चौथे पाँचवें में भारत के लोगों के मजहब, मतलब धर्म और सांस्कृतिक और रीति रिवाज की जानकारी के बारे में लिखा गया है। क्लियर है ना? आसान है, बहुत आसान है दोस्तों, समझना बस एक बार ध्यान से सुनोगे ना, अपने आप ही दिमाग में बैठता चला जाएगा। एक बार समझ में ना, दोबारा वीडियो देखो। ज़्यादा घंटे का मैं नहीं बनाता, आधा से पौन घंटा, बस 35 से 40 मिनट लास्ट वीडियो होती है मेरी। समझ में आ गया? पूरा चैप्टर ही कंप्लीट होता है। क्लियर है? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। ठीक है दोस्तों, ना कोई क्वेश्चन अगर रह गया तो कमेंट में बोल देना। ठीक है।